Hello students, welcome to this online class. Here we are going to discuss about chapter number 6 शिक्षण तथा अधिगम अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया के रूप में टीचिंग एंड लर्निंग एज इंटरैक्टिव प्रोसेस। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जिसमें शिक्षण तथा अधिगम को एक दूसरे के पूरक के रूप में और अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया के रूप में हम डिस्कस करने वाले हैं। अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया जिसमें शिक्षक और अधिगमकर्ता दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया को बेहतर तरीके से डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शिक्षण तथा अधिगम क्या होता है। शिक्षण का सामान्य तौर पर अर्थ देखा जाए तो दूसरे को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है जो अधिगम हेतु भूख जगाने वाला, मार्गदर्शक, उत्साहवर्धक तथा दिशाबोधक है। ऐसी प्रक्रिया है जिसके प्रारूप एवं संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सके। तो ओवरऑल हमने ये इसमें पाया कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वांछित परिवर्तन छात्रों के व्यवहारों में लाया जा सकता है। शिक्षण के उद्देश्य एवं महत्व। शिक्षण बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया होती है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो कि हम सभी जानते हैं कि किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण किया जाता है। शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया है अर्थात इससे समाज का विकास होता है और समाज में ही शिक्षण संभव होता है। शिक्षण व्यावसायिक प्रक्रिया है जिससे व्यवसाय करने में काफ़ी सहायता मिलती है। यह तार्किक प्रक्रिया भी है जिससे तर्क करने का गुण भी विकसित होता है। अब हम बात करेंगे अधिगम के बारे में कि अधिगम क्या होता है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में हर दिन कुछ न कुछ अनुभव एकत्रित कर व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करता है। ये अनुभव और इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सीखना वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभवों से लाभ उठाकर अपने व्यवहार में बदलाव करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र के व्यवहार में परिवर्तन आता है या छात्र के व्यवहार में बदलाव आता है। सीखने की प्रकृति। अधिगम परिवर्तनशील होता है। यह संपूर्ण जीवन चलता रहता है। एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम किसी विशेष स्थान में होने वाली कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हर जगह होने वाली है। इसलिए इसे हम सार्वभौमिक कहते हैं। चाहे खेल के मैदान में हो, चाहे घर के अंदर हो, चाहे स्कूल में हो, ये कहीं भी हो सकती है। अधिगम विकास है। जैसा कि हमने देखा कि अधिगम बालक के व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, तो इसलिए परिवर्तन से अभिप्राय हमारा विकास से है। चाहे अनुभव का विकास हो, चाहे उसके ज्ञान की वृद्धि हो, तो अधिगम विकास की प्रक्रिया का नाम भी है या इसकी प्रकृति में हम विकास को जोड़ सकते हैं। अधिगम अनुकूलन है। अनुकूलन मीन्स परिस्थिति के आधार पर खुद को वहाँ पर एडजस्ट करना। सीखना अनुभवों का संगठन होता है। सीखना उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम विवेकपूर्ण होता है। अधिगम खोज करना भी होता है। अधिगम में नवीन कार्य करना भी जुड़ा हुआ होता है। अब हम बात करेंगे शिक्षण तथा अधिगम अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया के रूप में टीचिंग
and learning as an interactive process. Dear students, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षण और अधिगम ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनका एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहता है। शिक्षण और अधिगम को अंतः प्रक्रिया के रूप में हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब क्लासरूम में शिक्षक और अधिगमकर्ता या विद्यार्थी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वह उनके बीच की जो क्रियाएं होती है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है, वो शिक्षक की तरफ से शिक्षण के लिए होती है और अधिगमकर्ता की तरफ से अधिगम के लिए होती है। अर्थात दोनों अपने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति वहाँ पर करते हैं। शिक्षक का उद्देश्य होता है कि वो ऐसा कार्य करे, शिक्षण का कार्य करे जिससे बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आए, और अधिगमकर्ता क्लासरूम में इसलिए गतिविधियां करता है कि उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन आ सके। तो जो भी विद्यालय के अंदर गतिविधियां होती है, जो भी इंटरेक्शन, एक दूसरे के संपर्क में आकर वो क्रियाएं बच्चे और अध्यापक करते हैं, उसे ही हम अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया का नाम देते हैं। अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया में शिक्षण की भूमिका। अब हम बात करेंगे कि अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया में शिक्षण की क्या भूमिका रहती है। ये जो स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं जिससे कि उनके लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति संभव होती है या होती है, उसमें हम दोनों की ही बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि शिक्षक की भूमिका क्या रहती है और दूसरा हम बात करेंगे कि स्टूडेंट की भूमिका उस प्रक्रिया में क्या रहती है। दोनों किस तरह से उद्देश्य प्राप्ति में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले हम शिक्षण की बात करेंगे कि शिक्षण किस तरह से अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था। देखिए, 3 तरह की स्टेजेस टीचिंग में होती है। एक होती है प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, एक होती है इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, और तीसरा होती है पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग में ये 3 स्टेजेस का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रहती है। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो है शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, अर्थात क्लासरूम में जाने से पहले अध्यापक किस तरह से अपनी भूमिका शिक्षण के लिए अदा करता है। तो उसमें शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण। सबसे पहले अध्यापक क्या करता है कि क्लासरूम में जाने से पहले ही वह ये निर्धारित करता है कि वो जो पढ़ा रहा है उसके पीछे के उद्देश्य क्या है, वो किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण को या फिर कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। पाठ्य वस्तु का निर्णय एवं चयन। अब यह कार्य भी अध्यापक प्री एक्टिव स्टेज में ही करता है, अर्थात क्लासरूम में जाने से पहले ही अध्यापक अपने कंटेंट के संबंध में निर्णय लेता है कि वह जो उद्देश्यों को निर्धारित कर चुका है उसको प्राप्त करने के लिए किस तरह की पाठ्य वस्तु का निर्णय एवं चयन करना है, या उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कौन सी पाठ्य वस्तु सहायक है उसका वह चयन करता है। नेक्स्ट इसमें है पाठ्य वस्तु के अवयवों की क्रमबद्ध व्यवस्था, अर्थात कि जो कंटेंट होता है उसमें जितना भी मटेरियल होता है अध्यापक ने जो सिलेक्ट किया होता है उसकी वो सीक्वेंस वे में अर्थात क्रमबद्ध रूप में व्यवस्था करता है, जो कि आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। जो भी कंटेंट टीचर सिलेक्ट करेगा वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो शिक्षण विधियों के चयन के संबंध में निर्णय। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि शिक्षक जो है वो शिक्षण विधियों का चयन क्लासरूम में जाने से पहले ही करता है। वो ऐसी विधियों का चयन करता है जिससे उसका शिक्षण बेहतर बन सके और बच्चे भी आसानी से सीख सके। तो ये प्री एक्टिव स्टेज है। इस स्टेज में अगर टीचर इन चारों स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करता है तो आने वाला जो उसका शिक्षण है क्लासरूम में
वो बेहतर होने की उम्मीद रहती है। अब बात करते हैं शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंटरएक्टिव प्रोसेस ऑफ टीचिंग। इसमें एक अध्यापक को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना होता है। जो भी इंटरएक्टिव प्रोसेस में एक टीचर अपनी भूमिका निभाता है, उसमें ये जो हम पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इनका इम्प्लीमेंट किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सबसे पहले जब टीचर क्लासरूम में जाता है तो उसे कक्षा के आकार की अनुभूति होनी चाहिए। उसे उसकी कक्षा का आकार का पता होना चाहिए। वो कक्षा में जाते ही उसे पता होना चाहिए कि मेरी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, किस किस तरह के विद्यार्थी है, किस किस तरह की योग्यता वाले विद्यार्थी है, किस तरह की कितने क्लास में बच्चों की संख्या है, कितना बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। इन सब का एक अध्यापक को क्लासरूम में जाते ही पता होना चाहिए। शिक्षार्थी का निदान, अगर टीचर क्लासरूम में किसी नए विषय को पढ़ाना चाहता है, उससे पहले अगर बच्चों की तरफ से कोई क्वेरीज है, बच्चे डाउट्स में है, बच्चे अध्यापक को लग रहा है कि वो किसी टेंशन में है या फिर कोई उनके अंदर तनाव है, तो एक टीचर को चाहिए कि वह शिक्षार्थी के उन समस्याओं का निदान करे जिनसे वह विद्यार्थी गुजर रहे हैं। प्रेरकों का चयन एवं प्रस्तुतिकरण। अब प्रेरकों के चयन की अगर हम बात करें तो प्रेरकों में मोटिवेशनल ये जो भी इंडिकेटर्स होते हैं, जो भी फैक्टर्स होते हैं, एक अध्यापक को ऐसे बिहेव करना चाहिए जिससे बच्चे प्रेरित हो, जिससे वो मोटिवेट हो। तो मोटिवेशनल जो भी कार्य एक अध्यापक कर सकता है उसे करना चाहिए, ताकि विषय के प्रति बच्चे अपनी रुचि दिखा सके। इसलिए अध्यापक को कक्षा में जाते ही बच्चों को पहले मोटिवेट करना चाहिए, इस तरह से अपने कंटेंट को प्रेजेंट करना चाहिए जिससे बच्चे उस विषय के संबंध में रुचि दिखाना शुरू करें। अगर रुचि दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर बच्चे अच्छी तरह से सीखेंगे और उनकी जो आउटकम है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें पृष्ठपोषण एवं पुनर्बलन की, तो देखिए फीडबैक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एक अध्यापक को जब क्लासरूम में इंटरएक्टिव प्रोसेस चलता है, उस इंटरएक्टिव प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए अध्यापक को समय समय पर बीच बीच में बच्चों की तरफ से फीडबैक को ज़रूर लेना चाहिए। फीडबैक लेने से होता क्या है कि अध्यापक जो पढ़ा रहा है उसे ये पता चलता है कि क्या बच्चों को वो समझ आ रहा है जो वो उन्हें समझाना चाहता है, और बच्चों के ध्यान का भी एक टीचर को पता चलता है कि क्या उनका पढ़ाई की तरफ ध्यान है या फिर नहीं है। तो फीडबैक ज़रूरी है। फीडबैक के बाद ही एक टीचर को पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए। पुनर्बलन जिसे हम रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं, अर्थात बच्चे ने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया तो बदले में एक अध्यापक का दायित्व बनता है कि वह उसे शाबाश दे, वह उसकी पीठ थपथपाए, वह किसी भी तरीके से उसको प्रेज करे। उसे हम पुनर्बलन का नाम देते हैं। तो पृष्ठपोषण और पुनर्बलन का दोनों का ही एक अध्यापक को प्रयोग करना चाहिए। इससे एक अध्यापक का अध्यापन कार्य बहुत ही अच्छा बनता है और बच्चे भी उसकी कक्षा में पढ़ने में रुचि दिखाते हैं। अब अगर हम बात करें शिक्षण विधियों तथा युक्तियों के चयन की, तो शिक्षण विधियों और युक्तियों का चयन अध्यापक को क्लासरूम में, एक तो क्लासरूम में से आने से पहले ही टीचर सिलेक्ट करता है, और क्लासरूम में जब जब सिचुएशन जैसी बनती है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी टीचर को टीचिंग मेथड्स का चयन करना चाहिए, और टीचिंग टैक्टिक्स जो है उनको भी ज़रूरत के हिसाब से सिलेक्ट करके उनका प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारी टीचिंग मेथड्स हैं जिनका हम एक अध्यापक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। शिक्षण में लचीलापन। शिक्षण में देखिए फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो बच्चे सीखने में रुचि दिखाएंगे,
कक्षा में शिक्षण करते समय अध्यापक को कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना होता है। एक शिक्षक एक ही तरह के तरीके से रोज शिक्षण कार्य में सफल नहीं हो सकता है। उसे सफल होने के लिए ज़रूरत के अनुसार अपने शिक्षण में परिवर्तन लाते रहना चाहिए ताकि अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। तो देखिए, इसमें हमने लचीलेपन की अभी बात की। इसके बाद अगर हम बात करें तो अभ्यास को महत्व देना ज़रूरी होता है। अंतःक्रिया को बेहतर बनाने के लिए एक अध्यापक को कक्षा में छात्रों के लिए अभ्यास हेतु समय ज़रूर देना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि बच्चे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो इसलिए अभ्यास को बहुत ही ज़्यादा महत्व ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि अभ्यास करके बच्चे किसी चीज़ को आसानी से सीखते हैं। शिक्षण कौशलों का उचित प्रयोग। देखिए, अंतःक्रिया को बेहतर बनाने हेतु अध्यापक को शिक्षण के कौशलों का ज़रूरत के अनुसार पर्याप्त प्रयोग करना चाहिए, जैसे श्यामपट्ट का उचित प्रयोग, प्रश्नों को पूछना, मूल्यांकन करना, उद्दीपन परिवर्तन, उदाहरणों का प्रयोग इत्यादि। कक्ष में शांति। शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि शिक्षण कार्य की शुरुआत कक्ष में एक शांत माहौल में की जानी चाहिए। अब शांत माहौल होगा तो बच्चे आसानी से सीखेंगे और अध्यापक आसानी से पढ़ा सकता है। शांति से बच्चों की सीखने में मदद मिलती है और शिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ती है। इसलिए कभी भी कक्ष में शोर की स्थिति में विषय का प्रस्तुतिकरण कभी भी नहीं करना चाहिए। तो यह हमने इंटरैक्टिव स्टेज के बारे में डिस्कस किया, जिसका कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल रहता है अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। और इसकी जो अंतिम अवस्था है, शिक्षण की अंतिम अवस्था में, यह अवस्था मूल्यांकन से संबंधित होती है। बिना मूल्यांकन के शिक्षण अपूर्ण रहता है। देखिए, जो हमने बच्चे को पढ़ाया उसका अब मूल्यांकन करना ज़रूरी होता है। इसमें शिक्षण की वे सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती है जो छात्रों की निष्पत्तियों के मूल्यांकन तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के निर्णय के संबंध में प्रयुक्त की जाती है। शिक्षण के अंत में छात्रों के व्यवहार परिवर्तन का मापन किया जाता है। इसके लिए शिक्षक मौखिक तथा लिखित प्रश्न पूछता है, जिसे शिक्षण की अंतिम अवस्था कहा जाता है। देखिए, 3 स्टेजेस में हमने पहले तो प्री एक्टिव स्टेज में देखा कि प्लानिंग होती है, किस किस तरह से होती है वो हमने डिस्कस किया। इंटरैक्टिव स्टेज में वो प्लानिंग को हम एग्जीक्यूट करते हैं कि जो भी हम पढ़ाना चाहते हैं उसे हम पढ़ाते हैं। हम बेहतर से बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि आउटकम अच्छी आए। अब ये पता तभी चलता है इस बात का कि आउटकम कैसी है, बच्चे की निष्पत्ति कैसी है, बच्चे की उपलब्धि कैसी है, इस बात का शिक्षण की अंतिम अवस्था में पता चलता है। टीचर ने बच्चों को मान लीजिए पढ़ा लिया है। अब टीचर का ये कार्य बनता है कि वो जांच करे इस बात की कि बच्चों को जो उसका लक्ष्य था कि वो इस बच्चे के बिहेवियर में ये परिवर्तन लाएगा पढ़ाने के बाद, अब वो जांच करेगा कि क्या वास्तव में वो परिवर्तन बच्चे के व्यवहार में हुए हैं या फिर नहीं। उसके लिए अध्यापक इस अंतिम अवस्था में 2 तरह से प्रश्न पूछता है, मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप से प्रश्न बच्चों से पूछता है। मौखिक में हम ओरली क्वेश्चंस करते हैं और बच्चे भी ओरली आंसर्स देते हैं, और लिखित तौर पर टीचर बच्चे से रिटन वे में कुछ प्रश्न देता है और बच्चे रिटन वे में उनसे कुछ अपने कुछ आंसर्स देते हैं। ये हम सभी बेहतर तरीके से जानते हैं इन 2 माध्यमों को। तो शिक्षण की अंतिम अवस्था में हमने देखा कि इस अवस्था में बच्चे की उपलब्धि की जांच की जाती है। तो अब हम बात करेंगे शिक्षक के व्यक्तित्व से संबंधित कुछ ऐसे गुणों की जो अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। देखिए, अध्यापक का जो चरित्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
एक राष्ट्र निर्माता होने के नाते शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि उसका चरित्र निर्मल हो और उसमें अपने कार्य के प्रति प्रेम व उत्साह हो। यदि शिक्षक का चरित्र अच्छा नहीं है तो वह अपने छात्रों व समाज का पथ प्रदर्शन नहीं कर सकता है। मित्रता एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। एक शिक्षक में ये गुण भी होना चाहिए कि वो बच्चों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करें और सहानुभूति पूर्ण व्यवहार भी करें। इससे छात्रों में अध्यापक के प्रति वफादारी, आदर, सम्मान आदि गुणों का विकास होगा। जो अध्यापक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार छात्रों से करते हैं, उनकी कक्षा में बच्चे सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अधिगम क्रिया को करते हैं। उत्तम स्वास्थ्य एवं जीवन शक्ति। देखिए, एक अध्यापक का जो स्वास्थ्य है वह उत्तम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो रोज़ बीमार होता रहे या बीच बीच में बीमार होता रहे। तो उसका स्वास्थ्य खुद अच्छा होना चाहिए, तभी वो बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकता है, तभी रेगुलरिटी उसके टीचिंग कार्य में रह सकती है। तो अध्यापक का स्वस्थ होना बहुत ही अच्छा है। परीक्षणों के आधार पर भी ये देखा गया है कि स्वस्थ शरीर का स्वस्थ मस्तिष्क से उच्च प्रकार का सहसंबंध होता है। हर्बर्ट स्पेंसर का भी ये मानना है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छा प्राणी होना आवश्यक है। यदि शिक्षक का स्वास्थ्य खराब है तो वह सफलतापूर्वक अध्ययन कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि शक्ति एवं स्फूर्ति शिक्षक के कार्य में आशावादिता, उत्साह एवं जीवन शक्ति लाती है। इसके साथ साथ शिक्षक का मानसिक तौर पर स्वस्थ होना भी आवश्यक होता है। अनुशासन। अगर अध्यापक अनुशासित होगा तो वह अपना कार्य अच्छे तरीके से कर सकता है और उसको देखकर छात्र भी उसी तरह कार्य में रुचि लेंगे। इसलिए अध्यापक को अनुशासित होना चाहिए ताकि शिक्षण व अधिगम का कार्य अच्छी तरह से हो सके। समय निष्ठा। एक टीचर पंक्चुअल होना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए, तभी बच्चों पर उसका सकारात्मक असर पड़ सकता है। अगर अध्यापक स्कूल में समय पर पहुंचता है, समय पर अपना अध्यापन कार्य करता है, उसे समय पर वो पूरा करता है, इसका प्रभाव शिक्षण अधिगम पर बहुत ही गहरा पड़ता है। इसलिए समय निष्ठ एक अध्यापक को ज़रूर होना चाहिए। मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्यों का एक अध्यापक के व्यक्तित्व में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मानवीय मूल्यों में अगर हम यूनिवर्सल वैल्यूज़ की बात करें तो उसमें वो सत्य पर आधारित होना चाहिए, वो सत्यवादी होना चाहिए। अहिंसा, ईमानदारी, सदाचार, कर्मठता, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, एकता आदि का शिक्षक में होना एक सफल शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सामाजिक गुण। सोशल क्वालिटीज़। अध्यापक को समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। अगर वह अच्छे से समायोजन समाज में करता है तो तभी वह छात्रों को सामाजिक समायोजन की शिक्षा दे सकता है। तो सबसे पहले अध्यापक को खुद अच्छा सामाजिक प्राणी होना बहुत ही। विषय का पूर्ण ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। शिक्षण अधिगम तभी बेहतर बनता है जब अध्यापक को अपने विषय की समझ या गहन जानकारी होती है। अगर अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में वह बच्चों में वांछित परिवर्तन करने में सफल नहीं हो सकता है। इसलिए विषय का पूर्ण ज्ञान अध्यापक को होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दूसरा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें गुण ये भी है कि उसका विषय में उसकी रुचि होनी चाहिए। जिस विषय की अपने विषय में रुचि होगी, जिस अध्यापक की अपने विषय में रुचि होगी, वह बच्चों को भी इंटरेस्ट के साथ पढ़ा सकता है। जिसकी जिस विषय में रुचि है वो उसमें गहन अध्ययन करता है और गहन अध्ययन का बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलता है। वह गहन अध्ययन करके बच्चों को अच्छी जानकारी दे सकता है। तो ये तो हमने अध्यापक के कुछ गुणों की बात की। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो अध्यापक में होने चाहिए जिससे
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया में अधिगमकर्ता की भूमिका क्या होती है। रोल ऑफ लर्नर इन इंटरएक्टिव प्रोसेस। तो ये जो अध्यापक और स्टूडेंट के बीच में इंटरएक्टिव प्रोसेस चलता है, इसमें अभी हमने देखा कि अध्यापक की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। अध्यापक 3 स्टेजेस से गुजरता है, जिसमें अच्छी तरह से गुजर के वो इंटरएक्टिव प्रोसेस को बेहतर बनाता है, और उसके कुछ गुणों की भी हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि लर्नर किस तरह से इस इंटरएक्टिव प्रोसेस को प्रभावित करता है, उसकी क्या इसमें इम्पोर्टेंस है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका एक अधिगमकर्ता में होना ज़रूरी है और उनकी सहायता से इंटरएक्टिव प्रोसेस प्रभावित होता है। तो अधिगमकर्ता अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस तरह अध्यापक के व्यावसायिक गुण तथा व्यक्तिगत गुण अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, वैसे ही छात्र के कुछ व्यक्तिगत गुण या विशेषताएं इसे प्रभावित करते हैं। छात्र शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र होता है। आज के समय में छात्र केंद्रित शिक्षा तथा शिक्षा का पाठ्यक्रम होने के कारण छात्र अंतः प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यहाँ हम चर्चा करेंगे कि किस तरह एक अधिगमकर्ता या छात्र शिक्षण अधिगम की अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें बौद्धिक योग्यता और क्षमता की, मनुष्य में अन्य निम्न श्रेणी के जीवों की तुलना में सीखने की क्षमता अधिक होती है, किंतु प्रत्येक मनुष्य की सीखने की क्षमता भी अलग अलग होती है। टर्मन और मेरिल के बौद्धिक वर्गीकरण के अनुसार बालकों को उनकी सीखने के योग्यता के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है: पिछड़े बालक, सामान्य बालक और प्रतिभाशाली बालक। अतः अध्यापक को बौद्धिक योग्यता के अनुसार सीखने की क्रियाएं आयोजित करनी चाहिए। तो हमने ये देखा कि क्लासरूम में मिक्स्ड एबिलिटीज़ वाले बच्चे होते हैं और जो उनकी क्षमताएं हैं वो डिफरेंट होती है, इसलिए अध्यापक को उनकी इन डिफरेंसेस के बेसिस के ऊपर अपनी टीचिंग को प्लान करना चाहिए। परिपक्वता। अधिगम तभी संभव होता है जब बालक उसके अनुकूल निश्चित स्तर की परिपक्वता प्राप्त कर लेता है। अगर 6 माह के बच्चे को चलना सिखाया जाए तो व्यर्थ होगा, क्योंकि उसकी मांसपेशियां इतनी परिपक्व नहीं हुई हैं कि वह चलना सीख सके। इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अधिगम तभी अधिक होगा यदि शैक्षणिक क्रियाएं बालक के विकास के अनुकूल होंगी। अध्यापक द्वारा उन माता पिता को इस सिद्धांत की जानकारी दी जानी चाहिए जो अपने 2.5 या 3 वर्ष के बच्चे की शिक्षण उपलब्धि के प्रति अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। अब हम अभिप्रेरणा की बात करेंगे। अभिप्रेरणा अधिगम को अत्यधिक प्रभावित करता है, ये हम सभी जानते हैं। अभिप्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राणी की मनोदैहिक एवं आंतरिक दशाएं हैं जो इससे इस प्रकार व्यवहार करवाती है कि लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जो व्यवहार लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं, मनुष्य उन्हीं को ही करता है। जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होते हैं, उन्हें वो त्याग देता है। जितनी अधिक प्रेरणा होगी, अधिगम प्रक्रिया उतनी ही तीव्र होगी, किंतु एक निश्चित सीमा से अधिक प्रेरित करना अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अभिप्रेरणा बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार की होती है। प्रशंसा, आलोचना, पुरस्कार, दंड, प्रगति का ज्ञान आदि अभिप्रेरणा की बाह्य अभिप्रेरणा प्रतिविधियां होती हैं। आकांक्षा स्तर को ऊंचा उठाना, आंतरिक अभिप्रेरणा, शिक्षक में रुचि। इस तरह से अगर हम अभिप्रेरणा की बात करें तो ये सभी प्रकार की अभिप्रेरणा अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अध्यापक समय समय पर इस तरह के मोटिवेटर्स या मोटिवेशन के जो इंडिकेटर्स हैं, इनका
इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वांछित तौर पे या फिर बच्चों से जो जिस तरह की वो उम्मीद करता है उसी तरह से वो बिहेव कर सके, इसके लिए इन मोटिवेटर्स का वो इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट हमारे पास है अधिगम हेतु प्रयुक्त विधियाँ। तो अधिगम की विधियाँ भी अधिगम को प्रभावित करती है। जिन विधियों में बालकों को पढ़ने से पूर्व तत्पर किया जाता है, अधिगम प्रक्रिया के दौरान विभिन्न क्रियाएं करवाई जाती हैं। बच्चे स्वयं के अनुभव द्वारा सक्रिय रहकर ज्ञान अर्जित करते हैं। उन विधियों द्वारा अधिगम शीघ्रता से व स्थायी तौर पे होता है। अतः अध्यापक को ऐसी शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे बच्चे स्वतः और जल्दी सीख सकें। थकान एवं अनुपयुक्त कार्यकारी परिस्थितियाँ। थकान की परिस्थिति में व्यक्ति की कार्य क्षमता घट जाती है और कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। थकान शारीरिक या मानसिक हो सकती है। बालक द्वारा लंबे समय तक कार्य करते रहने के बाद उसकी अधिगम की गति धीमी पड़ जाती है, कार्य के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। अतः बालक को बीच में विश्राम देने से यह पुनः सक्रिय हो जाता है। कार्य की विपरीत भौतिक परिस्थितियां जैसे उठने बैठने की उपयुक्त व्यवस्था न होना, शोर, विद्यार्थियों की बहुत अधिक संख्या, कम रोशनी, अपर्याप्त हवा आदि अधिगम की गति को कम कर देते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में थकान भी जल्दी होती है। अतः कक्षा के मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के साथ साथ भौतिक पर्यावरण भी अधिगम को प्रभावित करता है। छात्र का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। तो छात्र का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो क्लासरूम में वो अच्छे से लर्न करेगा। अगर बच्चा किसी शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त है या फिर वो तनाव में है तो ऐसी परिस्थिति में कक्ष में वो अपना पूरा योगदान नहीं दे सकता है, जिसकी वजह से उसका जो अधिगम है वो प्रभावित होता है। इसलिए बच्चे का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। पारिवारिक वातावरण। एक बच्चे का परिवार का माहौल अच्छा होना चाहिए। वातावरण में या फिर पारिवारिक वातावरण उसका ऐसा हो कि जिसमें सभी सदस्यों का आपस में अच्छा संबंध हो। इस अच्छे संबंधों का या फिर परिवार के अच्छे वातावरण का बच्चे के ज़िंदगी के ऊपर बहुत असर पड़ता है। अगर परिवार में लड़ाई झगड़े होंगे, ईर्ष्या होगी, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चा तनाव में रहेगा, ना बच्चे के लिए को घर में मनोरंजनात्मक माहौल मिलेगा। तो अगर बच्चा तनाव में घर की परिस्थिति की वजह से होगा तो उसका सीधा असर बच्चे की पढ़ाई के ऊपर भी पड़ेगा। तो बच्चे का परिवार का माहौल बहुत अच्छा होना इस अधिगम की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी होता है। छात्रों की रुचि। छात्रों की उस विषय में रुचि होना ज़रूरी है जिसे वो पढ़ रहा है। तो अगर उस विषय में उसकी रुचि ही नहीं है तो वो उस विषय में अपना बेहतर प्रदर्शन नहीं दे सकता है। तो ये अध्यापक को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो किस तरह से बच्चों में रुचि पैदा करें। व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं हम सभी देखते हैं कि क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे जाते हैं। बच्चे कई तरह से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो अध्यापक को उनकी उन विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए एक अपना प्लान करना चाहिए टीचिंग को, जिससे कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स को हासिल किया जा सके। छात्रों की सक्रियता। छात्रों की सक्रिय भागीदारी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया इससे सरल होती है जहां अध्यापक तथा छात्र दोनों सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हैं। वहां पर दोनों के लक्ष्यों की